नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। सुबह से भारतीय बाजार में एक दायरे में कामकाज हो रहा था, लेकिन अब मार्केट्स दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुके हैं। 8350 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। दरअसल यूरोपियन मार्केट्स की जो शुरुआत थी वो एक स्ट्रॉन्ग नोट पर हुई। अभी भी ज्यादातर एशियाई बाजार 1.5% की बढ़त लेकर कामकाज कर रहे हैं और वहां से सपोर्ट मिला इंडियन मार्केट्स को, जिससे रेंज से ऊपरी स्तर पर आने की कोशिश की इंडेक्स ने। निफ्टी अभी डे हाई पर आ चुका है, लेकिन कौन से वो सेक्टर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं या फिर अब तक का मार्केट एक्शन क्या है, ये जानने के लिए सीधे चलते हैं वीरेंद्र के पास। शुक्रिया दीपाली। अगर आप देखें आज का सेशन क्रिटिकल था, ऑलमोस्ट एक ट्रंकेटेड वीक का अगर आप देखें सेकंड पार्ट आज शुरू हुआ, लेकिन हमने समहाउ इस पर पुट राइटर्स कॉन्फिडेंस अगर आप देखें 8310 इस ट्रेजेक्ट्री को होल्ड कर लिया। दायरे में बाजार 83 को रिस्पेक्ट थी, लेकिन ऊपर टिक रहा है, फंस रहा है, अटक रहा है 8360 की रेंज में। लेट्स सी क्या होता है आखिरी के 1 घंटे में, लेकिन आई थिंक ये क्लियर करेगा, मैंडेट देगा एग्जीक्यूटिव ऑप्शन के स्टैटिस्टिक्स क्या हो रहा है। 2:45 पे ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे। बाकी अगर आप देखें तो आज मेटल्स, एफएमसीजी और हेल्थ केयर और इनफैक्ट सीमेंट स्पेस में आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग, एक से एक काउंटर अगर आप देखें डिलीवर कर रहे हैं। तो ये अगर आप देखें आज इंडेक्स की थीम है। बाकी आईटी शेयरों में अगर आप देखें गार्टनर की रिपोर्ट के बाद जो टिप्पणी करी है गार्टनर ने, उसके बाद बैकफुट पे डिसाइसिवली एक ऐसा स्पेस था अगर आप देखें इंडेक्स में शुमार सभी सेक्टर्स में से सबसे वीकेस्ट स्पेस था। बाकी अगर आप देखें शुगर शेयरों में आज जोरदार खरीदारी, एक बार फिर से ये कभी कभी 1-2 दिन के लिए सो जाता है, लेकिन उसके बाद जब जगता है तो एक स्ट्रॉन्ग मूव देता है शुगर स्पेस। और बाकी इंफ्रा एजुकेशन शेयर में आज जोरदार तेजी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड कैप इंफ्रा और एजुकेशन सुबह से ही पहले टिक से ही अगर आप देखें काफ़ी तेजी दिखा था। बट सबसे क्रिटिकल होगा 8360, 8370, द डाउन साइड 8300, 8310। जी, तो एक रेंज में ही कामकाज हो रहा है, लेकिन 8350 के ऊपर निफ्टी आ चुका है। ये वो शेयर्स है जिन पर हम बातचीत करेंगे अंतिम बाजी में। यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन जिनमें देखा जा रहा है हिंडाल्को, सीएलएसए की रिपोर्ट है जहां पर 2 साल में 66% तक की मूव की बात करें मौजूदा स्तरों से। शेयर 3.5% ऊपर ट्रेड करा है। टाटा स्टील दिन के निचले स्तरों पर है, 4% की कमजोरी। यूके बिजनेस जो कंपनी सेल करने की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ा रही थी वो अब थम सकती है और कल कंपनी इसको लेकर अनाउंसमेंट भी कर सकती है। एचयूएल, एचडीएफसी लिमिटेड, पीटीसी कुछ और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं आज के सेशन पे, जहां पर अच्छा मूव आज के सत्र में देखा गया है। हाइड्रेट कंपनीज में बाइंग थी ट्यूसडे के सेशन में भी, आज भी जेपीएस स्ट्रीट जैसे स्टॉक्स चल रहे हैं, 6.5% ऊपर ये शेयर है। पंजाब नेशनल बैंक एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है हाल ही के सेशन में, आज भी 3% का इजाफा लेकर कामकाज हो रहा है। चुनिंदा रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक जोरदार इजाफा आज के सत्र में देखा गया है। एनबीसीसी, ओबेरॉय रियल्टी जैसे शेयर अच्छे मूव दिखा रहे हैं। खरीदारी आज वापस दिखी है शुगर स्टॉक्स में और एरोग्रेनाइट एक और शेयर जहां पर अच्छे वॉल्यूम साथ मजबूती है, 9.5% का उछाल है। जी हाँ, साथ ही अंतिम में जिन स्टॉक्स को मैं डिस्कस करूंगा उस पर आप देखें शामिल है वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, उसके बाद क्लैरिस लाइफ साइंसेज और एरिकॉम पर आप देखें शुगर ये एजुकेशन स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव लेकर कारोबार कर रहा है। उसके बाद देखिए तो आज धनलक्ष्मी बैंक हो गया, एचएल टेक्नोलॉजीज बैकफुट पे, माइंड अगर आप देखें बैकफुट पे डिसाइसिवली, और अपर गेंजेस शुगर अगर आप देखें तो यहाँ पर आज स्ट्रॉन्ग मूव। और एनबीसीसी अगर आप देखें नए ऑर्डर की खबरों के बीच में ऑलमोस्ट 11% ऊपर। एक बार इंडेक्सेस को देखते हैं एग्जैक्टली, उसके बाद चंदन से बात करते हैं इस पर टेक्निकल पैरामीटर्स पे। राजेश सतपुते भी हमारे साथ है, माफ़ कीजिएगा। पहले निफ्टी पे आइए एग्जैक्टली, आप देखें क्या कर रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर देखिए। निफ्टी बैंक एक क्रिटिकल जंक्चर पे, एक लेवल पे खड़ा है। इसने क्या पार किया? 18,100। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अगर आप देखें डिसाइसिव लेवल वही है। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश, अभी क्लाइंट्स को आपने मिड जो डे समरी है और मिड डे अप्रोच है उसमें क्या सजेशन दिया है निफ्टी पर? देखिए, हम लोग क्लाइंट को लॉन्ग की सजेशन दे रहे हैं। इनफैक्ट 2 दिन में लग रहा था कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन बहुत ही मार्जिनल प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। मुझे लगता है जो वीक हैंड्स है वो निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग यही बोल रहे हैं कि 8,300 के ऊपर जो बायस है उसको पॉजिटिव रखना है। आज दोपहर के बाद हम लोगों ने एक बाय रिकमेंडेशन दी थी रफर समवेयर नियर 83-30-35 के आसपास। हम लोग सोच रहे हैं कि अगर निफ्टी यहाँ पे लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस रहना चाहिए कर रफली 8,300 का, और टारगेट जो है वो है 8440 का। जी, चलिए अब उन स्टॉक से शुरुआत करते हैं चर्चा की जो कि आज इंडेक्स को मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। उनमें आप देखिए एचडीएफसी ट्विनको, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक, दोनों में ही अच्छी मजबूती आज के सेशन में देखी जा रही है। एफएमसीजी स्टॉक्स आज डिमांड में है, एचयूएल, आईटीसी में अच्छे गेंस देखे जा रहे हैं और दोनों ही स्टॉक्स ये भी डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। निताशा शंकर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। निताशा, गुड आफ्टरनून। पहले तो एचडीएफसी बैंक, दोनों ही स्टॉक्स आज के सेशन में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स रहे हैं और अब तक जिन भी एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हो रही है आने वाले अर्निंग सीजन को लेकर, अगर फाइनेंशियल स्पेस में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जब भी उनसे पूछे गए हैं, प्राइवेट बैंकिंग में स्पेशली, तो एचडीएफसी बैंक उनकी टॉप पिक रहा है। आपकी राय क्या है इन दोनों शेयरों पर?
आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप फाइनेंशियल स्पेस में अगर आप लॉन्ग हैं, पर्टिकुलरली अगर आप प्राइवेट बैंकिंग साइड में अगर आप लॉन्ग हैं, तो एचडीएफसी बैंक को इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि बैंक ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, ना ही अर्निंग्स ग्रोथ में भी, बट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग देयर निम्स एंड मेंटेनिंग देयर एसेट क्वालिटी। ठीक है, थोड़ा सा प्रोविजनिंग जो है वो पिछले क्वार्टर में हाई था, लेकिन वो भी जो कंसर्न्स हैं वो अब आगे जाके थोड़ा अबेट होते हुए दिखाई देते हैं। वैल्यूएशंस उन्होंने हमेशा प्रीमियम ही वैल्यूएशंस उनको मिले हैं, और इस लेवल पे भी ये स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेफिनेटली जो लोग फाइनेंशियल्स पे पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव व्यू रखते हैं, उनके लिए एचडीएफसी बैंक एक डेफिनेटली बहुत अच्छा पिक रहेगा। आज अगर आप देखिए डिसाइसिव मूव किसी ने दिया है, अगर आप देखिए हिंडाल्को CY16 के नए हाई पर, HUL at 916 at CY16, ये प्लीज अलर्ट भी दिखाते रहिए एक बार जरा, HUL CY16 के नए हाई पर 1293 पर आप देखें तो इस वक्त CY16 के नए हाई पर आपका HDFC, ITC नो नॉट एग्जैक्टली, उसके बाद आप देखिए तो पावर गेट एट 163.95 नो नॉट एग्जैक्टली, उसके बाद सिप्ला 515 नो, ये भी तो। लेकिन अगर आप टॉप 3 गेनर्स को देखें तो वो CY16 के नए हाई पर हैं। देखिए 52 वीक हाई, CY हाई यानी कैलेंडर वर्ष का नया हाई या ऑल टाइम हाई, इन पर जब आके आपको स्टॉक को ट्रेड करना होता है ना, थोड़ा संभल के करना होता है। अनचार्टेड टेरिटरी होती है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कितनी देर में जाएगा, ये कुछ पता नहीं होता। राजेश, मैं एक बात पूछूं आपसे, हिंडाल्को, HUL और HDFC, इन तीनों में से मैं स्लाइटली आउट ऑफ मनी एक ऑप्शन पे काम करना चाहता हूँ। लेट्स थिंक अबाउट हिंडाल्को, माइट बी 135, HUL माइट बी 920 और HDFC माइट बी 1350 और 1320। इनमें से कौन सा ऑप्शन पकड़ के चलेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि मेटल मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। मुझे लगता है कि मेटल एक्सट्रीमली ओवरबॉट है, पता नहीं कब गिरे। फॉर एग्जांपल जैसे टाटा स्टील हमने आज देखा। अगर 2 बेट लेना ही है तो मुझे लगता है HDFC लुक्स गुड टू मी। 1300 के आसपास का भाव है। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखो तो क्लियर कट ब्रेकआउट बनता है 1270 का। तो अगर 3 में से मुझे पिक करना है तो HDFC लिमिटेड मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। HUL भी ठीक है, लेकिन HUL में एक ही है, HUL एक दिन अगर पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा दिन स्लाइटली सबड्यूड हो जाता है। तो मुझे अगर 2 में 3 में से पिक करना है तो HDFC लिमिटेड लुक्स गुड टू मी। जी, इनफैक्ट मेटल्स की बात हुई है तो वेदांता पर में तो अच्छी मजबूती है ही, हिंडाल्को भी परफॉर्म करे। हिंडाल्को पर तो आज CLSA की रिपोर्ट भी है जिसमें 2 साल में मौजूदा लेवल से भी 66% तक के रिटर्न्स की वो बात कर रहे हैं। लेकिन मेटल स्पेस के एक और शेयर को देखिए जो कि दिन के निचले स्तरों पर, वो है टाटा स्टील। इस तरह की खबरें हैं कि टाटा स्टील के जो प्लान्स हैं यूके बिजनेस को सेल करने के, उसको वो होल्ड पर डाल सकते हैं और कल लाइकली अनाउंसमेंट हो सकती है। यूके कारोबार को बेचने को लेकर कंपनी फिलहाल अपने प्लान्स रोक सकती है, कल इसका ऐलान हो सकता है। और रिएक्शन आप देखिए स्टॉक में साफ तौर पर देखा जा रहा है 4.25% कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों पर है। नताशा, आप कमेंट्स लेना चाहेंगे टाटा स्टील पे? जब ये खबर आई थी कि यूके एसेट्स को कंपनी सेल करेगी जो कि कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग रहे हैं, तो उसके बाद सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव हुए थे और इस शेयर में भी काफी खरीदारी देखी गई थी। अब जो खबरें फ्लोट कर रही हैं कि कल कंपनी अनाउंस कर सकती है, अपने प्लान्स को होल्ड कर सकती है, स्पेशली पोर्ट टेलबोर्ट को सेल करने के प्लान्स रोक सकती है, उसका एक नेगेटिव रिएक्शन भी देखा जा रहा है शेयर पर। आप इस खबर को कैसे देखती हैं और क्या इन खबरों के बीच में स्टॉक और नीचे आ सकता है इन स्तरों से? देखिए, अगर आप फंडामेंटली देखिए तो जब तक खबर जो है वो रियलिटी ना बन जाए तब तक उस स्टॉक को अवॉइड करना ही बेटर रहता है, क्योंकि जो न्यूज़ है वो काफ़ी टाइम जो है वो नेगेटिव भी जा सकती है, जो कि टाटा स्टील के साथ हुआ है। अगर आप उसके फंडामेंटल्स देखिए तो ना डोमेस्टिक बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है, ना ही उनके स्टील प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट आया है और ना ही किसी तरह से डिमांड में इम्प्रूवमेंट आया है। तो जो अर्निंग्स ग्रोथ है जो कि इवेंचुअली उसका वैल्यूएशन और उसका जो ट्रेजेक्ट्री है उसको ड्राइव करे, उसमें ऐसा कोई चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, अगर ये लोग ये प्लांट को सेल कर देते हैं और यूके बिजनेस को सेल कर देते हैं तो काफ़ी हद तक उनका जो डेट है और जो रिलेटेड ओवरहैंग है वो कम हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक उसको अवॉइड ही करना बेटर रहेगा हमारे हिसाब से। चलिए, इस बीच में आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ, एक स्टॉक दिखाता हूँ। लेट्स टेक एक्साइड ट्रेडिंग एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे 175। देखिए, याद रखिएगा मई, जून, जुलाई का इन 2.5 महीने का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ये। इट्स ए पावर ऑफ डेरिवेटिव्स, ये वायदा कारोबार का हिस्सा भी है। लेकिन मैं जो तुलना करना चाहता हूँ ना वो एक और इंटरेस्टिंग है। देखिए, शेयर वो पकड़ो जहां फोर्सेस हों। ये देखिए आपकी स्क्रीन में मैंने क्या रखा है, एक तुलना रखी है एक्साइड वर्सेस अमाराजा बैटरीज। याद रखिए 13, 14, 15, 16 के ऑलमोस्ट शुरुआती 3 महीने
अमारा बैटरी सुप्रीम था और लगार था एक्साइड, लेकिन बीते 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ है, यानी एक्साइड ने ओवरटेक करा है अमारा बैटरीज को। दैट मीन्स एज ए ट्रेडर मैं मान के चलूँ दैट मीन फोर्सेस जो है ना वो एक्साइड को अगर आप देखें ग्रिप कर रही हैं। अब मैं जरा एक्साइड को जरा डेरिवेटिव्स में देखता हूँ, सिंस पार ऑफ डेरिवेटिव्स, जरा वायदा कारोबार के आंकड़े दिखाइए एक्साइड में। कैन यू बिलीव, मैं जो बात कहना चाह रहा था 18% बिल्डअप हुआ है, 18% आज के सेशन में 14,48,000 शेयर इंट्राडे में बिल्डअप हुए हैं। दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया है अब करीब 92 लाख। और आप ये भी देखिए कि अगर आप इसके ऑप्शन स्टेटस इसके जो ऑप्शंस है ना काफ़ी लिक्विड हैं, वो एक एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन देते हैं स्टॉक क्या करने वाला है। 180 की कॉल में 52,000 शेयर जुड़े हैं। राजेश, आई थिंक किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए, चेस करने के लिए, अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रखने के लिए आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। आप क्या कहेंगे इस स्टॉक पे? देखिए, दो चीज़ें हैं। व्हाट यू आर सेइंग इज़ एब्सोल्युटली राइट। 180 के कॉल में राइटिंग हो रहा है ऐसा लगता है। सामने अगर यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखें तो एज फार एज द मोमेंटम इंडिकेटर इज कंसर्न, स्टॉक्स में यहाँ पे निगेटिव डाइवर्जेंस दिखता है, तो आई एम लिटिल कॉशियस। फ्रेश लॉन्ग तो डेफिनेटली मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। मैं 172 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूँगा, जो मेरा एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको। अगर ये 180 का लेवल भी निकाले तो हम ये कहेंगे कि इसमें फिर जो है वो जो शॉर्ट अनवाइंडिंग हो जाएगी, जो जिसने 180 के कॉल में सेलिंग की है। तो हम लोग बहुत रेजिस्टेंस के करीब है, तो यहाँ पे बेट लेना स्लाइटली डिफिकल्ट है। जी, डे हाई पर इनफैक्ट अभी एक्साइड का शेयर ट्रेड कर रहा है 3% का इजाफा लेकर। इस बीच एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आर श्रीशंकर हमारे साथ हैं। श्री नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। अभी मार्केट्स आपको लग कैसे रहे हैं? ब्रेक्जिट के बाद काफी अच्छी रिकवरी मार्केट्स ने दिखाई है, इनफैक्ट सारे लॉसेस को रिकवर करके एक अच्छे गेन्स लिए हैं। 83-50 पर इंडेक्स आ चुका है। मॉनसून प्रोग्रेस स्ट्रॉन्ग नोट पर हो रही है। 1 से 6 जुलाई तक के जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक सामान्य से 1% ज्यादा बारिश हुई है। जीएसटी बिल के पैसेज के होप्स हैं। तो ऐसे में अभी भारतीय बाजार आपको लग कैसे रहे हैं, और क्या जो ये कंसोलिडेशन है इस फेज को ऐसे देखना चाहिए कि मार्केट्स कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर रहे हैं एक अच्छी तेजी के लिए? हमारा एस्टिमेट है इस साल दिस ईयर इट विल बी डेफिनेटली द इकोनॉमी विल बी, डोमेस्टिक इकोनॉमी विल बी लुकिंग गुड. Monsoons are expected to be normal, though it started late. Abhi whatever monsoon that we have seen the last 1 week 10 days, that should compensate for the delayed start. So ये सब चीज़ हमारा पॉजिटिव है, बट नेगेटिव यही है, इंटरनेशनल और ग्लोबल सिनेरियो इतना वेरी पॉजिटिव नहीं लग रहा है, बिकॉज देर आर गोइंग टू बी इश्यूज विच विल probably come up, and clearly these issues from Brexit and उसका फॉलो करने का एक ग्लोबल ग्रोथ, वो ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन होने का चांसेस बहुत है. एंड इफ ऑल दीज थिंग्स हैपेंस then the issue is going to be our exports is not going to do that well, and that could still continue to be a problem. So we need to figure it out how the entirely the global scenario develops. That's number one. Number two is if you have a global scenario thoda fluid ho gaya to then again you will see a flight of investors into risk-free assets. So equity market ko it will not be very positive. So I am expecting to see any kind of information from there, or any kind of news flow from Europe or of the global side in terms of any banks failing, any untoward incident happening, will saw an immediate effect in terms of a sharp fall across the global market. So volatility भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए. Okay, लेकिन your point taken, ठीक है. आपने कहा कि जब मैं बेंचमार्क इंडिसेस की बात करता हूँ तो ठीक है, ब्रेक्जिट का इशू, यूएस फेड का निर्णय का इशू, और साथ ही साथ आपने मेरे को हमारे एक्सपोर्ट्स के आंकड़े भी गिना दिए. लेकिन श्री, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं डोमेस्टिक डिमांड की. 2 साल के बाद आपका मॉनसून अच्छा हुआ है. लेट्स थिंक अबाउट क्रिएटिंग समथिंग डिफरेंट. एक एग्री पोर्टफोलियो, एक रूरल इंडिया पोर्टफोलियो, एक डोमेस्टिक डिमांड थीम का पोर्टफोलियो, क्या आप कुछ ऐसा क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स जो कि आपने चूज करके रखे हो ऐसे में? सी 2-3 चीज इधर देखना पड़ेगा आपको और ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, if you look at entire agri based, what are the agri portfolio का मतलब क्या है? So you are actually looking into a lot of
agrochemical companies, whether it is Rallis, PI, Sharda, Ufos, Dhanuka, you name those kind of companies. Sub stocks actually must have rallied by around 40 to 50% already, anything between 30 to 50%, because people anticipated this good monsoon to come in, and when IMD came and gave this forecast, so these stocks have already anticipating this monsoon has already discounted. The second fact is monsoon theek hai, it is expected to be good. You are actually coming and seeing that over a period of time, only after the monsoon is good, following the good monsoon, you will actually see farmers getting a good produce that ultimately gives them a revenue. So that's a full cycle to be gone. I think next 2 quarters are there, but the results of those things to come out. But we all know that market anticipates these things well in advance and start to perform. Okay, so that's the reason why the stocks have actually run up. And you will also expect to see some of the investors feeling that if the economy improves, some of the NPA creation that you have seen in the banking system will also recover. So we all are pointing towards one factor. It is a consumption story which will keep happening. But the most important factor of India is sort of economic growth way. You are not seeing a large amount of private sector investment which is happening, because your economy or your capacity utilization of the industry is low. So to me, unless we see a large capacity or private sector investment keep happening, you may not see a great growth in capital goods and everything. जी, लेकिन अभी मॉनसून की बात हुई थी और आप देखिए बीते कई दिनों से एक तो FMCG स्टॉक्स जो कि लगातार चल रहे हैं, आज भी HUL ITC की हम बात कर चुके हैं, डाबर को आप देखिए वो भी डे हाई पर आ चुका है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स ये भी लाइमलाइट में रहे हैं और अभी भी एक एक्सटेंडेड मूव इन ज्यादातर शेयरों में आया है। GSFC, RCF, चंबल, कोरोमंडल इंटरनेशनल एक अच्छी मजबूती लेकर ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। राजेश, अगर FMCG और साथ ही साथ फर्टिलाइजर इन दोनों ही स्पेस से अगर कोई ट्रेड पिक करना हो आपको एक एक दोनों ही पॉकेट से, तो वो कौन से शेयर्स होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे फ्रेशली लॉन्ग करना है तो FMCG में मुझे लगता है डाबर जो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर डाबर ये लेवल पे भी लॉन्ग करें, टिकट एज ए BTST 310 के आसपास इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसका जो टारगेट रहेगा कल के लिए वो 322 तक का रहेगा। फर्टिलाइजर स्पेस में मुझे लगता है कि लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी RCF पे, और RCF व्हेन इट वाज ट्रेडिंग समवेयर नियर 48.50, और मैंने यही कहा था कि इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट का जो टारगेट बनता है वो रफली बनेगा 64 का, 62-64। सो यहाँ पे भी लॉन्ग करे तो जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा RCF में वो रफली रहेगा 48 का। सो इन फर्टिलाइजर सेक्टर RCF लुक्स गुड टू मी। इस बीच आप देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 1% नीचे और माफ़ कीजिएगा फ्लैट है इस वक्त 3375 के स्तर पे। लेकिन राजेश, क्या आपको इसमें भी डाउन साइड खुलता हुआ नजर आ रहा है? आई थिंक डील जो कि स्लाइटली नॉट एग्जैक्टली बहुत एक्सपेंसिव नहीं, स्लाइटली एक्सपेंसिव थे इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ जो पहले मार्च में नंबर्स आए थे उसके मुकाबले। और दूसरी चीज़ ये है कि आप 2 क्वार्टर्स पे लगभग 1000 रुपये चल चुके हैं, Q3 से Q4 और Q1 तक आते आते। अल्ट्राटेक सीमेंट में आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाए एक बार के लिए, और कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर आप सीमेंट सेक्टर देखो तो पिछले 2 महीने से हम देख रहे थे कि वन वे इसमें, इनफैक्ट पिछले 1 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छी बाइंग आ रही है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि इट्स एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न इट इज़ ट्रेडिंग इनटू हाईली ओवरबॉट काइंड ऑफ लेवल्स। और इसमें भी जो निगेटिव डाइवर्जेंस हम जो बोलते हैं कि इट्स एन अर्ली इंडिकेटर विच इज़ येट नॉट कन्फर्म, लेकिन बट इट्स एन अर्ली इंडिकेटर कि लगता है कि यहाँ से एक बार के लिए करेक्शन होना चाहिए। सो इट सिंपली मीन्स दैट कि फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि अगर पोजीशन है तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग होना चाहिए। मुझे लगता है कि 3500 के आसपास इसका बैरियर जो है वो इंटैक्ट रहेगा और इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। रफली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3080 तक का एक करेक्शन। सो इट्स एज पर द रिस्क टू रिवॉर्ड इज कंसर्न, मुझे लगता है प्रॉफिट टेकिंग इज मच बेटर। जी, चलिए थोड़ी सी अर्निंग सीजन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक से ऑफिशियल अर्निंग सीजन की शुरुआत हो जाएगी और सवाल ये है कि कौन से वो सेक्टर्स हैं या फिर कंपनियां हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकती है और कहां पर लगातार परफॉर्मेंस रह सकती है। अंचल हमारे साथ मौजूद हैं। अंचल, हालांकि अब अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक क्वार्टर 4 में जो ग्रीन शूट्स दिखे थे उसके मुकाबले क्वार्टर 1 थोड़ा सा दबाव भरा रह सकता है, लेकिन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है या फिर कौन से वो सेक्टर्स होंगे जहां पर कमजोरी रह सकती है? बिल्कुल दीपाली, आपने सही कहा कि Q1 थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। कारण है जो 3 बड़े दिग्गज सेक्टर है, बैंकिंग, IT और टेलीकॉम,
यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखेगा। एनर्जी भी प्रेशर में रहता हुआ दिखेगा, एनर्जी कंपनी के भी नतीजे थोड़े दबाव में रह सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सहारा ज़रूर मिलेगा, वो मिलेगा FMCG से। सीमेंट की आप अभी बात कर रहे थे, इस बार सीमेंट से काफ़ी उम्मीदें हैं, एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट करती हुई दिखेंगी कंपनियाँ। और फार्मा और कैपिटल गुड्स पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी बड़े ट्रिगर्स हैं इस बार कैपिटल गुड्स कंपनियों के लिए। एक एक करके बात करते हैं। देखिए, बैंकिंग की सबसे पहले बात करते हैं। NPAs की जो दिक्कतें हैं वो जारी रहती हुई दिखेंगी। साथ ही साथ प्रोविजनिंग का आंकड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर से Q1 में हायर प्रोविजनिंग बैंकों के मुनाफे को डेंट करती हुई दिखेगी। इन दो बातों पे ज़रूर ध्यान रखिएगा जब आप बैंकिंग नंबर्स देख रहे होंगे। वहीं साथ में अगर आप बात करें कैपिटल गुड्स की, जैसा कि मैं कह रहा था, इस बार काफ़ी ट्रिगर्स हैं। एक तरफ सरकार का खर्च बढ़ा है, कहीं ना कहीं ऑर्डर इनफ्लोस को सहारा मिला है, तो बेटर ऑर्डर्स मिले हैं कंपनियों को। साथ ही डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से बड़े ऑर्डर्स आते हुए दिखे, वो एक बड़ा ट्रिगर का सेक्टर के लिए आने वाले दिनों में। और यही कारण है, अगर आप अच्छे नतीजों की बात करें तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स, KEC, कल्पतरू पावर, L&T, त्रिवेणी टर्बाइंस, वोल्टास एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट कर सकते हैं इस सेक्टर में। वहीं खराब नतीजों की अगर उम्मीद की बात करें तो वहाँ थर्मैक्स है। दूसरी ओर कमिंस में एवरेज नंबर्स देखने को मिलेंगे, एवरेज टू नेगेटिव नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। आयनॉक्स, टेक्नो इलेक्ट्रिक ये भी सुस्त नंबर्स पोस्ट करती हुई दिखेंगी। अगर बात करें FMCG सेक्टर की, यहाँ पे मिक्स्ड रुझान है, लेकिन हाँ स्लाइटली पॉजिटिव साइड पे। जो फूड का बेस्ड कंपनीज हैं वहाँ पे प्रेशर रह सकता है, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है उसका थोड़ा इंपैक्ट जरूर आएगा। लेकिन अन्य FMCG कंपनियों के लिए क्वार्टर अच्छा रहता हुआ दिखेगा। मार्जिन इंप्रूव होने का अनुमान है, एक तेज़ी रह सकती है कंपनियों के मुनाफे में भी। अच्छे नतीजों में डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर जैसी कंपनियों पर नजर रखिएगा। कोलगेट, एशियन पेंट्स भी अच्छे नंबर्स पोस्ट करती हुई दिखेगी। लेकिन वीकनेस रहेगी HUL, ब्रिटानिया, GSK कंज्यूमर जैसे प्लेयर्स पे। जहाँ तक रही बात IT सेक्टर की, देखिए IT सेक्टर नॉर्मली Q1 उनके लिए अच्छा रहता था, लेकिन इस बार ही थोड़ा उलट होता हुआ दिखेगा। एक तरफ ब्रेक्सिट का इम्पैक्ट है, साथ ही साथ पाउंड अप्रिशिएट किया तो क्रॉस करेंसी का इम्पैक्ट आएगा। डॉलर ने ज़रूर मजबूती ली है, लेकिन वो कहीं ना कहीं निगेट होती हुई दिखेगी क्रॉस करेंसी की वजह से। और साथ ही साथ कंपनी के इस बारी वीज़ा कॉस्ट एस्केलेट होकर आएगी, वो इम्पैक्ट डालेगा कंपनी के मार्जिन्स पे। और जो वेतन बढ़ोतरी की गई है कुछ कंपनियों की तरफ से, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली डेंट करेगा कंपनी के मुनाफे को भी और मार्जिन्स को भी। खराब नंबर्स में KPIT टेक, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, विप्रो जैसे कंपनियां रहेंगी जिनके नंबर्स वीक रहेंगे। लेकिन पॉजिटिव हेक्सावेयर और माइंडट्री जैसे कंपनियों पर नजर रखिएगा। और लास्टली ऑयल एंड गैस, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स OMCs पोस्ट करती हुई दिखेंगी। BPCL, HPCL, IOC एक अच्छे साउंड नंबर्स आते हुए दिखेंगे, लेकिन प्रेशर रह सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, केन इंडिया, MRPL पे। ऑयल ज़रूर बाउंस बैक किया है, लेकिन थोड़ा दबाव कंपनियों के इन्वेंट्री गेंस जो हैं वो निगेट होते हुए दिखेंगे, जो कहीं ना कहीं वरीसम रहेंगे। अंचल ने, अगर आप देखें ऑयल गैस स्पेस की बात की, उससे पहले अंचल ने IT का जिक्र किया था। थोड़ा IT पे बात करते हैं। श्री, IT पे आप लोगों ने क्या अप्रोच रखी है? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है या नहीं है? Q3 से Q4 प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं थी, और Q4 से Q1 तक आते आते स्टॉक्स ऑलमोस्ट 4-4, 5-5, 10-10% रिट्रेस हो चुके हैं। इन प्राइसेस पे आपका इंटरेस्ट है इस वक्त IT में, लार्ज कैप IT में, कंसिडरिंग Q1 नंबर्स? See, our pick on IT stocks continues to be Infosys, then we have Hexaware and NAT Technologies. So with the Brexit, after the Brexit vote, we would love to see what the guidance that each of these companies are giving on the demand environment, how it turns out, then we'll take a further call. But for the current, our call continues to be on these three stocks. जी नताशा, ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात की अंचल ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या फिर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रह सकती है। आप कुछ स्टॉक्स चुनना चाहेंगे OMCs या फिर गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में जो कंपनी डील करती हैं उनमें से? गैस डिस्ट्रीब्यूशन इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, बिकॉज जिस तरह से गैस प्राइसेस रहे हैं, पर्टिकुलरली प्रायोरिटी सेक्टर के लिए जिस तरह से गैस प्राइसेस कम ऑफ हुए हैं, उसकी वजह से उनको मार्जिन एक्सपेंशन का एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। इस समय MGL ने बहुत ही शानदार लिस्टिंग भी दिखाई है, और उसको आगे जाके भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से वो लोग मुंबई MMR रीजन में एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसके अलावा जो रायगढ़ का उनको लाइसेंस मिला है उससे भी उनको एक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ने अच्छे से अपने मार्जिन्स भी मेंटेन करे हैं, कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी दिया है। एज अ यूटिलिटी कंपनी दिस कंपनी लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एट करंट लेवल्स। एक स्टॉक की बात करता हूँ, प्लीज़ ट्रेडर्स, सिर्फ ट्रेडर्स देखिएगा इस स्टॉक को। क्या हुआ कि पिछले, अगर आप मई में देखें, एक ऐसे इसी रेंज से ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक ने लगभग 30 रुपये का मूव दिया था। वैसे ही एक HOV सर्विसेज दिखाइए प्लीज़, 97.95 पर स्ट्रॉन्ग मूव, 85 से लेके 100, फिर 3 दिन रिट्रेस, लेकिन आज लोअर लेवल से ऊपर आता हुआ 97.95। एक बार प्लीज़ इसको ज़रा मैं आर्ली चार्ट्स पे देखता हूँ, आर्ली पे क्या कर रहा है।
98। राजेश आई मीन क्लियरली मैंडेट दे रहा है कि यार कम से कम नहीं तो 104 105 तक का स्विंग तो डेफिनेटली आएगा 100 स्ट्राइक करता हुआ। और आई थिंक मेरे को 104 की पॉसिबिलिटी बहुत लग रही है, और शायद 104 हुआ भी तो उसके बाद अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और देखिए धीरे धीरे एक पूरा का पूरा फ्लैग विजिबल है इस चार्ट पे। क्या कहते हैं इस स्टॉक पे? या डेफिनेटली, क्योंकि देखिए इट्स अ क्लियर कट एक राउंडिंग बॉटम बना रहा है स्लो एंड स्टेडीली, और इनफैक्ट यहाँ पे 200 डीएमए का इसका एक ब्रेकआउट था 1991 के आसपास का 200 डीएमए दिखता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से 7-8 ट्रेडिंग दिन से ये लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, इसके ऊपर खुद को ट्रेड करवा रहा है। तो इट सिंपली मीन्स कि इस काउंटर में स्लोली एंड स्टेडीली स्ट्रेंथ आ रहा है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। मुझे लगता है एक छोटा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मेंटेन करे समवेयर नियर 94-95 के आसपास। तो इसका पहला पड़ाव तो 110-115 तो होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि वीरेन यहाँ से रफली 20% का रिटर्न तो आराम से आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग करे तो मुझे लगता है दिस कुड बी अ गुड मिड कैप की जहाँ पे एक क्विक बक हो सकता है। जी हाँ, इस बीच एचओवी सर्विसेज डे हाई पर आ गया। देखिए 101 रुपये आपकी स्क्रीन पे भाव, 101.40। अभी 97-80 बात मैंने करनी शुरू की थी, और देखिए चार्ट रो के बोल रहा था कि बॉस मेरे को खरीदो। अब 101.70, 104 रुपये अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट वो लेवल है जिस पर मैं नज़र रखूँगा आखिरी के 1 घंटे में। खैर अब थोड़ा सा अभी इसको छोड़ते हैं, थोड़ी देर बाद लौट के आएंगे इस स्टॉक पे। लेकिन एफएनओ एक्शन क्या है, वादा कारोबार में क्या हो रहा है? लेट्स टेक एफएनओ स्टैटिस्टिक्स। निफ्टी स्पॉट दिखाइए, फ्यूचर दिखाइए, एग्जैक्टली अगर आप देखें क्या डिफरेंशियल है। निफ्टी फ्यूचर्स 8367 पे लगभग 3.5 लाख से जुड़े हैं यहाँ पर, और ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो लगभग 25 पॉइंट्स का प्रीमियम है। लेकिन याद रखिए, जो मैं कुछ देर पहले मैं 2 बजे आपको बता रहा था कि ट्रेडर्स, एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं इस बाजार में इस वक्त, वो 8310 की रेंज को बाय करने के लिए और 8360 की रेंज को शॉर्ट करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। अब आप देखिए जरा कॉल ऑप्शंस में क्या हो रहा है। कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस आपको क्या मैंडेट दे रहे हैं? 8300 की कॉल पे आइए, एग्जैक्टली 8300 की कॉल क्या कर रही है। अगर आप 8300 की कॉल को देखें इस वक्त, ये भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, आई थिंक वो थोड़ा वक्त लगता है डेटा को आने में। ये देखिए यहाँ पे करीब 2 लाख से जुड़े हैं, और करीब 25 लाख आउटस्टैंडिंग ओआई है। यहाँ पर बाइंग है मैं कह सकता हूँ, और जैसे ही बाजार थोड़ा सा नीचे आता है ना, इस कॉल में ओआई बढ़ता है, बाइंग आती है। अब आइए जरा 8400 की कॉल में, यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और देखिए यहाँ पर राइटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंशियली अगर आप देखें इसका प्रीमियम ऊपर नहीं गया है, और यहाँ पे राइटिंग है 4 लाख। दैट मीन्स प्रेशर पॉइंट रहेगा 8360 से लेकर 8380, इट विल बी एक्ट एज ए प्रेशर पॉइंट। अगर आप 8500 की कॉल को देखें, अब तो वहाँ पे डिसाइसिवली कॉल राइटर आ रहा है, डिसाइसिवली आ रहा है, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर राइटिंग है। अब आइए पुट्स पे, देखिए मेरे स्टॉप लॉसेस कहाँ पर आएंगे। मेरे स्टॉप, इस बीच मैं आपको बताऊँ, कुछ देर के लिए विलंब रोक कर एचओवी सर्विस का टारगेट हिट हो गया 105। अगर आप देखें, मैं बोला था कुछ देर पहले 98 पे कि इसको 105 देखिएगा, ये हिट करेगा, और ऑलमोस्ट अभी 105 हिट करके आ गया। टिक बाई टिक चार्ज है ये प्लीज इसके, शायद उस पर शायद रिफ्लेक्शन मिलेगा। 105 ऑलमोस्ट हिट करके आया अभी। खैर फिर आते हैं पुट्स पे, जरा पुट्स क्या कर रही है एग्जैक्टली। 8200 और 8300 की पुट, इन दो पुट्स को देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पे। 8200 की पुट आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पुट राइटिंग अच्छी है 4 लाख, और सबसे बड़ी बात क्या है, आउटस्टैंडिंग ओआई पहुंच गया 50 लाख। यानी ये एक सिक्योर ट्रेजेक्ट्री रहेगी। क्या रहेगी? इसका प्रीमियम कितना है? 56 रुपए, यानी 82 प्लस 56 कितना हुआ? करीब 8256, 8260। ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगी। और 8300 की पुट को दिखाइए एक बार। 8300 की पुट क्या कर रही है, ये आपकी स्क्रीन पर, ये भी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विटनेस कर रही है। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी 8260 से 8280, जो कि हमने सुबह इनिशियल कमेंट्री में जिक्र किया था, एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन रहेगा फॉर द टाइमिंग, वो तो एटलीस्ट विजिबल है। राजेश, मैंने ऑलमोस्ट 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी, निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स, 8300 कॉल, 8400 कॉल, 8500 कॉल, 82 पुट, 83 पुट। इसमें से सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव टू ट्रेड आपको क्या लगता है? देखिए ना, सामने 8000, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। सामने अगर आप देखो तो 8300 के पुट में रफली 8.5 लाख शेयर बिक रहे हैं, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि जो बेस फॉर्मेशन बनता है वो 8300 पे ही बन रहा है। 8400 के आसपास मुझे लगता है एक माइल्ड रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि 4 लाख के आसपास यहाँ पे कॉल राइटिंग है। तो फिलहाल के लिए ये एक बैंड बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सामने जो 8300 का बेस फॉर्मेशन बन रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि यहाँ पे एक पुट राइटिंग हो रही है। सामने अगर आपको स्ट्रैटेजी भी रखनी है तो आप एक पुट हेज स्ट्रैटेजी कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल हेज करिए, 8300 का पुट बाय करिए और यहाँ पे
निफ्टी लॉन्ग करिए, इसमें बीटा कैलकुलेशन थोड़ा देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितना रेशियो में करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है एक छोटी छोटी स्ट्रेटजीज भी रखेंगे तो भी, जैसे कि पुट राइट भी किया तो भी अभी अच्छा पैसा मिल रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे 85 के आसपास का कुछ 85 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। जैसे टाइम निकलेगा वैसा ऑब्वियसली यू विल डेफिनेटली गेट थीटा ओवर हियर। तो देयर आर मेनी स्ट्रैटेजीज इनफैक्ट, लेकिन एक सिंपल स्ट्रैटेजी यही रहेगी मुझे लगता है कि फ्यूचर लॉन्ग करिए। मुझे लगता है कि जैसे ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव है तो ये बाजार स्लो एंड स्टेडीली इट इज इंचिंग टुवर्ड्स 8450। दैट इज व्हाट आई एम श्योर फॉर कि मुझे लगता है कि एक बार तो हिट करेगा। चलिए एक बार चीनी शेयरों का हाल देख लीजिए। एक बार फिर से ये स्टॉक जोरदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 9, 10, 11, 12% तक की बढ़त है आज स्टॉक्स में। कोठारी शुगर, केसीपी शुगर, डालमिया भारत शुगर, मवाना शुगर, सभी शेयर जोरदार मूव लेकर कामकाज कर रहे हैं। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, श्रीनगर शुगर, यहाँ भी 4%, 5%, 6% तक का इजाफा है। लेकिन नताशा, अभी करना क्या चाहिए इन स्टॉक्स में? जिस तरह से कंसिस्टेंट मूवर रहे हैं जो ऑलरेडी निवेशित हैं, क्या वो अभी भी इस तरह के मूव के बावजूद भी अपनी पोजीशंस को बनाए रखें? यहाँ पर समय आ गया कि अपने पार्शियल प्रॉफिट्स यहाँ पर बुक करने शुरू कर देने चाहिए। और फ्रेश बाइंग का भी कोई स्कोप नजर आ रहा है किसी शेयर में? लेकिन जहाँ तक कि चीनी के प्राइसेस हैं, एक्चुअल जो कमोडिटी है उसके प्राइसेस हैं, वो अभी भी अपने जो ऑल टाइम हाईज हैं थे उससे ऑलमोस्ट 40-50% लो ही चल रहे हैं। और आगे जाके भी कमोडिटी प्राइस जो है, शुगर की जो प्राइस है, उसमें दबाव आने के काफ़ी चांसेस है, जिस तरह से कि एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी भी डाली गई है। एंड गिवन द फैक्ट कि अभी तक जो शुगर केन की सोइंग हुई है वो भी इट इज़ जस्ट कंपेरेबल टू व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। नाउ गिवन इस सिनारियो में जो आगे जाके जो इनके फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट है उसमें थोड़ा सा प्रेशर ही रहने के चांसेस हैं। तो बेटर यही रहेगा कि जिनके पास में ये शेयर्स ऑलरेडी हैं वो तो एक प्रॉफिट बुकिंग की उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो उसको यूटिलाइज करें, और जिनके पास नहीं है वो अभी भी उसको अवॉइड भी कर सकते हैं।